हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड की 55वीं बैठक ली। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने निर्देश दिया कि आम जनता को एक ही छत के नीचे पानी और फूड टेस्टिंग की सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपने घरों में आने वाले पानी और खाद्य पदार्थों की जांच करवा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य एक गंभीर विषय है। आज जगह जगह टेस्टिंग स्पॉट बनाने की जरूरत है, जिससे कि लोगों को इसका फायदा हो और समय समय पर पानी और खाद्य सामग्री की जांच करवा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी का पुनः इस्तेमाल किया जाए और जहां जहां एसटीपी लगे हुए हैं उससे निकलने वाला पानी का क्या इस्तेमाल किया जाए, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन खेतों में जल भराव की समस्या है वहां पर सिंचाई और जल संसाधन विभाग नेचुरल ड्रेन आउट का सिस्टम तैयार करे। इसके लिए विभाग ऐसी जगहों का नक्शा तैयार करे जहां जहां जल भराव की समस्या है और जिन जगहों पर आसपास कोई नहर नहीं है वहीं नेचुरल ड्रेन आउट का सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए। और इधर हरियाणा में शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी हुई सेवाएं अब ऑनलाइन मिलेगी। जी हां, सीएम मनोहर लाल ने यह मनोहर सौगात देते हुए 14 शस्त्र लाइसेंस सेवाओं और 6 अशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही अब केवल 2100 रुपए में लाइसेंस बनेगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी हुई सेवाएं अब ऑनलाइन मिलेंगी। जी हां, सीएम मनोहर लाल ने ये मनोहर सौगात देते हुए 14 शस्त्र लाइसेंस सेवाओं और 6 अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया। हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने आरटीसी भूंडसी गुरुग्राम में शस्त्र लाइसेंस संबंधित 14 शस्त्र लाइसेंस सेवाओं और 6 अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया। इससे पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया संकल्प में हरियाणा सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों में एक और आयाम जुड़ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में सुशासन के नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राज्य सरकार लगातार पिछले 7 सालों से प्रौद्योगिकी के माध्यम से गवर्नेंस को कैसे बेहतर किया जाए, इस ओर आगे बढ़ रही है। इसी पहल के अंतर्गत शस्त्र लाइसेंस सेवाओं और अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करते थे उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। इतना ही नहीं, लाइसेंस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता था। इन्हीं सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि नियमावली के अनुसार इन सेवाओं के लिए पहले जो समय सीमा निर्धारित थी उसमें संशोधन किया गया है और अब केवल 25 दिनों में लाइसेंस प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। यदि किसी को लाइसेंस नहीं मिलता या कोई समस्या आती है तो वो अपील भी दायर कर सकता है। पहले अपील दायर करने की सीमा 60 दिन होती थी, अब इस सीमा को भी कम किया जाएगा। इसके साथ ही अब से केवल 2100 रुपए में लाइसेंस बनेगा, जिसमें 1500 रुपए प्रशिक्षण और 500 रुपए लाइसेंस फीस के साथ ही 100 रुपए सरल केंद्र की फीस शामिल है। ऑनलाइन उद्घाटन किया है, जिसमें ऑनलाइन शस्त्र लाइसेंस सेवा और शस्त्र तथा गोला बारूद प्रशिक्षण संस्थान, इन दोनों का शुभारंभ जो किया गया है, इस अवसर पर ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मित्रों, जितने भी हमने कार्यक्रम अभी तक किए हैं, वास्तव में गुड गवर्नेंस के नाते प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उसी को आगे ध्यान में रखते हुए हमने लगातार पिछले 7 सालों से गवर्नेंस का हर शुभ काम
एक प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे किया जाए, तो इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज ये जो कार्यक्रम किया गया है, इससे बहुत ही सुविधा उन सब लोगों को होगी जो अपने किसी भी शस्त्र का लाइसेंस अप्लाई करते थे, बहुत भटकते रहते थे। और उसके अलावा हमारे राजनीतिक जो हम लोग हैं, हमारे ऊपर प्रेशर भी बहुत होते थे। मेरा लाइसेंस नहीं बना, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, और तरह तरह की अफवाहें भी चलती थी, जिसमें से एक भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा आरोप ये सब लगता था। उसी को ध्यान में रखते हुए आखिर ये विषय भी क्यों नहीं ऑनलाइन हो सकता और इसकी सेवा को दे सकते हैं। हमारे राइट टू सर्विस एक्ट के अंतर्गत ये सेवाएं भले नहीं है, लेकिन जो नियमावली बनी हुई है उसमें भी इस सर्विस का कभी 60 दिन, कभी 90 दिन, अलग अलग प्रकार की सेवाओं के लिए दिन तय किए गए थे। लेकिन जब ध्यान किया गया तो लगा कि ये समय भी बहुत अधिक है, तो उसके लिए फ्लो चार्ट बनाने के लिए मैंने अपने अधिकारियों से जब कहा तो उन्होंने फ्लो चार्ट बनाया। तो ध्यान में आया कि हम ये सारा काम एप्लीकेशन से लेकर के और लाइसेंस तक मात्र 25 दिन में दे सकते हैं। अब प्रक्रिया लंबी है, लंबी होने के बाद भी ऑनलाइन सिस्टम से ये 25 दिन में ये प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, अगर किसी को लाइसेंस नहीं मिला है, हो सकता है वो अपील करे, तो उसके अपील का भी समय अभी तक 60 दिन था, उसको भी निश्चित रूप से कम करके जितना आवश्यक होगा उतने समय में उसकी जो अपील है वो एक प्रकार से उसकी सुनी जाएगी। पारदर्शिता का एक अध्याय मैं कह सकता हूं इसमें जुड़ा है, क्योंकि हमारी जो प्रशासन है वो प्रशासन लगातार निरंतर स्मार्ट होता प्रशासन, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। स्मार्ट यानी हम जो है उसको मॉरल भी उसका रखना चाहते हैं और उसके नाते से उसको जो एस से हम सिंपल भी इसको रखना चाहते हैं, उसको मॉरल और अकाउंटेबल भी बनाना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिव भी बनाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट भी बनाना चाहते हैं। SMERT ये पूरे प्रशासन के लिए एक अंडरलाइन वाक्य है, तो उसको काम करने के लिए तरह तरह के जो प्रयोग हैं वो सब हम कर रहे हैं। इससे पहले ये सारी जो कठिनाइयां आती थी, इसके कारण से जो साधारण व्यक्ति है, पहुंच वाला व्यक्ति फिर भी अपना कहीं ना कहीं अपना प्रबंध कर लेता था, लेकिन जो साधारण व्यक्ति है जिसकी पहुंच नहीं है, उसको वो पर्ची और खर्ची का जैसे विषय हम चलाते हैं कि नौकरियों में, उसी प्रकार के पर्ची और खर्ची के विषय यहाँ भी इस प्रकार के लाइसेंस लेने में लगते रहे हैं। तो हम लोगों ने उसको एकदम दूर करने के लिए एक सिंपल तरीका, मात्र 2100 रुपए का खर्च एक लाइसेंस बनवाने में आएगा। 1500 रुपए ट्रेनिंग है, 500 रुपया केवल लाइसेंस की फीस है और 100 रुपया केवल ऑनलाइन यदि आप सरल केंद्र पर जाएंगे तो वहां की फीस है। और इस 2100 के बजाय लाइसेंस बनवाने वाले हर प्रकार के लोग होते हैं। यहां तक भी कान पर पड़ता था कि लाख रुपया खर्च हो गया, 50,000 खर्च हो गया, 70,000 रुपया खर्च हो गया। अब पता नहीं कैसे खर्च होता है, कहां होता है, क्या होता है, मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे। लेकिन अब मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2100 एक खर्च नहीं होगा, सिर्फ 2100 रुपए में लाइसेंस बनेगा। ये मेरी ओर से मैं आश्वासन दिलाता हूं। हरियाणा सरकार नागरिकों को 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। शासन का असल मायने में अर्थ ही नागरिकों को ये मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर सरकार ईज ऑफ लिविंग की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे कि नागरिकों के जीवन को सुखमय बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि केवल आर्थिक संपन्नता से ही समाज सुखी नहीं होता है, बल्कि समाज में रहन सहन का तरीका, निर्विघ्न जीवन यापन करने जैसी कई मानदंड होते हैं। इसी विजन के साथ ऑनलाइन सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है, जिससे कि नागरिकों को घर बैठे ही इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की पूरी हों, इसके लिए हमने समय समय पर यह कहा है कि 5 चीजें उसके लिए बहुत आवश्यक हैं, जो हम गारंटेड यानी एक नागरिक को देना चाहते हैं। 5S से अगर मैं उसको याद करता हूं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। अर्थात उसको शिक्षा मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य पर ठीक हो जाए और वो स्वावलंबन यानी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और स्वाभिमानी बन करके अपना जीवन जिए। अगर ये 5 चीजें नागरिक को हम दे पाए तो निश्चित रूप से आजाद भारत में, ये स्वतंत्र भारत है, आज हम स्वतंत्र नहीं है, शासन हमारा अपना है। अपने शासन में अगर सामान्य व्यक्ति को हम उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा न सके तो शासन का कोई अर्थ नहीं है। कम से कम यानी शासन से
ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी कैसे कर सके, उस नाते से उसका जो ईज ऑफ, पहले हम डूइंग की बात करते थे इंडस्ट्री के लिए, आज ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं। तो ईज ऑफ लिविंग का ये जो पैरामीटर्स हैं, ये किस प्रकार से इसकी रैंकिंग हमारी हाई हो, इस ओर हम लगातार काम कर रहे हैं। तो इसी सोच के साथ आज जो किया गया है, दोनों हमारे पोर्टल जो प्रारंभ किए गए हैं, ये पर्टिकुलर उन लोगों के लिए जिनको लाइसेंस की आवश्यकता है। अब बहुत प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता वाले लोग होते हैं, हम अपने समाज को और अच्छी सच्ची व्यवस्थाएं दे सकें, इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम करके इस दो जो नए हमने पोर्टल किए हैं, शुरू किए हैं, आरंभ किए हैं, इसका बहुत लाभ मिलेगा जनता को। इस अवसर पर आपको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 14 शस्त्र लाइसेंस सेवाओं, जिनमें नए शस्त्र लाइसेंस जारी करना, शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण, शस्त्र का बिक्री या हस्तांतरण या उपहार, बाहरी लाइसेंस का पंजीकरण, शस्त्र का अधिग्रहण, शस्त्र अधिकार क्षेत्र के भीतर पते का परिवर्तन, शस्त्र की खरीद अवधि का विस्तार, शस्त्र लाइसेंस में शस्त्र का अनुमोदन, शस्त्र लाइसेंस से शस्त्र हटाना, एक प्रकार के शस्त्र का परिवर्तन, डुप्लीकेट शस्त्र लाइसेंस जारी करना, गोला बारूद की मात्रा में परिवर्तन, क्षेत्र की वैधता का विस्तार, शस्त्र लाइसेंस रद्द या निलंबन या निरस्तीकरण शामिल है। इसके अलावा 6 अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का भी शुभारंभ किया गया है, जिनमें क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भोंडसी, गुरुग्राम, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र सुनारिया, रोहतक, पुलिस लाइंस, मोगीनंद, पंचकुला, हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन, करनाल, पुलिस लाइन हिसार और पुलिस लाइंस नारनौल शामिल है। हरियाणा में सभी रेलवे फाटकों पर आरओबी अथवा आरयूबी का निर्माण किया जा रहा है। पिछले 8 सालों में हरियाणा में 58 आरओबी अथवा आईयूबी का निर्माण पूरा किया जा चुका है और 45 आरओबी अथवा आरयूबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछने से देश विदेश के निवेशक हरियाणा आने के लिए आकर्षित होंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम को मनोहर सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग की 3 बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया। करीब 3,450 करोड़ रुपए की इन 3 परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में राजमार्गों का जाल बिछाने और सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी जताया। इन परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम में बनाया गया NH 248A दिल्ली गुरुग्राम हाईवे को दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे से जोड़ता है। इससे गुरुग्राम से सोहना के बीच की यात्रा के समय में भी कमी आएगी। जहां पहले गुरुग्राम से सोहना जाने में 1 घंटे का समय लगता था, वहीं अब केवल 15 मिनट में सोहना पहुंचा जा सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में राजीव चौक से सोहना लगभग 20,000 वाहन गुजरते हैं और इन वाहनों की संख्या आगे भी बढ़ेगी। इस अवसर पर माननीय नितिन गडकरी जी का मैं बहुत हरियाणा आने पर स्वागत करता हूं और मान्यवर आप पिछले कुछ ही समय में आज तीसरा आपका चक्कर हरियाणा में लग रहा है और जब जब हरियाणा में आप आए हैं कुछ न कुछ सड़कों का उद्घाटन अथवा शिलान्यास करके गए हैं और इन सब का परिणाम आज तो मैं मानता हूं कि हरियाणा
जो 1966 में भेदभाव के कारण से अलग हरियाणा बना था कि दक्षिण हरियाणा के अंदर कोई काम नहीं होता, आज इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से, सड़कों के जाल के कारण से, उद्योग के कारण से जो भी विकास के काम हुए हैं, मैं समझता हूं कि आज दक्षिण हरियाणा ही हरियाणा के बाकी हिस्सों में कहीं आगे। अगर गुड़गांव हम लगाते हैं तो आइकन सिटी गुड़गांव न देश का बल्कि दुनिया का एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां दुनिया भर के लोग आज आकर्षित होते हैं। आज दुनिया में गुरुग्राम का स्थान है। जब भी कोई निवेशक भारतवर्ष में निवेश करने आता है तो सबसे पहला उसका जो वांछित स्थान होता है, जो इसमें उसका रुचि होती है, वो गुरुग्राम में आकर दिखता है, जिसका परिणाम ये है कि आज दुनिया भर की जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, उनके अंदर 400 ऐसी बड़ी कंपनियों के ऑफिस, इंटरनेशनल ऑफिस, वो एक प्रकार की कंपनियों के गुरुग्राम में ही है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ हमको यहाँ होता है। आज मान्यवर आपने 3 प्रोजेक्ट जिसकी अभी हमने वीडियो भी देखी है। एक मार्ग जो गुरुग्राम से सोना का, अब गुरुग्राम से सोना मात्र 15 मिनट में पहुंचा जा सकता है। एक समय होता था जब दिल्ली धौलाकुआं से सोना पहुंचने के लिए 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन धीरे धीरे इस पूरे मार्ग पर चाहे फ्लाईओवर बने हैं, चाहे अंडरपास बने हैं, चाहे आज का ये प्रोजेक्ट है, इसको मैं कह सकता हूं कि दिल्ली एयरपोर्ट से अब गुरुग्राम में मात्र 40 मिनट में पहुंचा जा सकता है। तो गुरुग्राम हमारे इस क्षेत्र का एक बहुत ही संजीदा और यानी एक प्रकार से जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसका एक स्थान बना है। दूसरा प्रोजेक्ट जो आपने आज इसका रेवाड़ी अटेली मार्ग, क्योंकि ये भी मार्ग ऐसा था, इस मार्ग के बनने पर 2 बड़े क्षेत्र ये आपस में जुड़ गए थे। हमारा जो 152D है हरियाणा एक्सप्रेस वे जो बना है इस्माइलाबाद से और नारनौल, तो उसी के साथ जोड़ते हुए दिल्ली रेवाड़ी को आगे जोड़ करके 2 बड़े हाईवे साथ जोड़ने के बाद ये कनेक्टिविटी भी हरियाणा के लिए बहुत ही एक लाभप्रद होने वाली है। भिवानी के जो बाईपास को मिलाते हुए रोहतक जिला भिवानी बाईपास और बाद में दादरी और महेंद्रगढ़ के साथ जोड़ते हुए इसका भी आज जो आपने उद्घाटन किया है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। मान्यवर, विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने अपने प्रधानमंत्री जी ने जो बल दिया है, उसके कारण से आज देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ रही है। वहीं हरियाणा में भी हम आर्थिक तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि आज उत्तर भारत के सभी जितने भी प्रदेश हैं उसमें आज नंबर 1 पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह की मल्टी लेयर सड़कें विदेशों में देखने को मिलती है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध भी किया गया कि हमारे यहाँ ऐसी सड़कें बनवाकर उन पर प्रति घंटा वाहनों की संख्या का आकलन करने वाले मीटर लगवा दे, फिर हम भी दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में गुरुग्राम में काफी बदलाव आए हैं। जिसने 10 साल पहले गुरुग्राम को देखा होगा, वो अगर आज गुरुग्राम को देखेगा तो उसकी आंखें फटी रह जाएगी। गुरुग्राम आज भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि दुनिया में विख्यात सिटी बन गया है। गुरुग्राम को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने में सहयोग देने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया और ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की आपकी काबिलियत से ही आपको फ्लाईओवर मैन और हाईवे मैन कहा गया है। हरियाणा में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के 12 शहरों में 950 करोड़ रुपए की लागत से नए बाईपास निर्माणाधीन हैं। आज खेड़ड़ी मोड़ से भिवानी बाईपास होते हुए हालूवास गांव तक 4 लेन परियोजना का शुभारंभ किया गया है और NH11 में रेवाड़ी से अटेली मंडी 4 मार्गीय सड़क का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हरियाणा में 1070 किलोमीटर लंबे 17 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए थे, जिनमें से 20,000 करोड़ रुपए की लागत के लगभग 669 किलोमीटर लंबे 11 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन और शिलान्यास केंद्रीय मंत्री गडकरी कर चुके हैं। इनमें से 6 का काम पूरा भी हो चुका है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ट्रांस यमुना हाईवे बनवाने की भी मांग रखी और कहा कि इसके बनने से हरियाणा के यमुनानगर और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को लाभ मिलेगा। मैं इसको कहने में गुरेज नहीं करता हूं कि जब भी आप जहां जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, बल्कि अपने साथ सड़कें लेके जाते हैं।
हम तो सड़कों पर चलते हैं, आप सड़कों को अपने साथ रखते हैं, सड़कों को आप लगातार चला रहे हैं, तो बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर है। पिछले इस समय में आपने जो भी कुछ हमारे लिए किया है वो बहुत पर्याप्त मात्रा में आपका आशीर्वाद हमको मिला है। आज भी हमारे कुछ साथियों ने, पूर्व वक्ताओं ने कुछ मांगे रखी हैं, चौधरी धर्मेंद्र सिंह जी ने, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने और साथ ही राव इंद्रजीत सिंह जी ने, इन्होंने कुछ आपको मार्गों के नाम, मार्गों की बातें बताई हैं। निश्चित रूप से वो भी मैं मानता हूं कि आप उनको सबको पूरा करेंगे। ट्रांस यमुना की जो बात, खास करके यमुना के साथ साथ हाईवे बनाने की बात है, इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसके लिए कोई डिपार्टमेंट क्या बैठक बुलाएं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है। उस बड़े प्रोजेक्ट में जो भी कोई रास्ते बन सकते हैं उसका जरूर आप पूरा कराएं, ताकि हम दिल्ली को और उत्तरी भारत के जितने भी प्रांत हैं, हरियाणा के साथ हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश को भी लाभ होगा, इन सब प्रांतों को इसका लाभ होगा। तो ये यमुना के साथ साथ जो मार्ग है इसको आप जरूर बनवाने का हमारा जरूर इसकी मांग पूरा करेंगे। एक बात पोर्ट टैक्सी की आई, यानी दिल्ली से गुरुग्राम बहुत ही वास्तव में ट्रैफिक है। ये भी मैं मानकर चलता हूं कुछ और जो नए मार्ग बनाए जा रहे हैं कनेक्शन के दिल्ली के साथ, उससे थोड़ा सा लाभ मिलेगा। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि इस देश में जनसंख्या का और वाहन संख्या का कभी नहीं पता लगता कि किधर ज्यादा बढ़ गए और कब बढ़ गई, और उसके बढ़ने में बाद में हम जो योजनाएं बनाते हैं उसमें थोड़ा कठिनाई होती है। पूर्व अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं कि भले दिल्ली के साथ हमारे रास्ते अच्छे बन गए, फिर भी धौला कुआं से लेकर के मानेसर तक अभी तक जो पोर्ट टैक्सी की बात हो रही है, कहीं हमको भी सुनने को मिला कि पोर्ट टैक्सी वायबल नहीं है। कम संख्या में पोर्ट टैक्सी में लोग उसके अंदर बैठेंगे तो एक महंगा प्रोजेक्ट होने के कारण से शायद कठिनाई आए। मेरा सुझाव है कि पोर्ट टैक्सी की बजाय तारों के ऊपर ही इलेक्ट्रिक वाहन के नाते ई बसें चलाई जाए, और हैंगिंग बस जिसमें 50-60 सवारी 60-70 की स्पीड से धौला कुआं से चले और मानेसर केएमपी तक पहुंच जाए। और केएमपी हमारा चूंकि पूरे हरियाणा के सब चारों तरफ केएमपी केजीपी है, अगर ये मार्ग मिलता है तो हमारा वो जो रोड है उसके कारण से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और सड़क के ऊपर जो ट्रैफिक है उसकी भी कमी आएगी। एक मेट्रो भी चल रही है, तो मेट्रो के साथ अगर ये ई बसें, हैंगिंग बसें चलती हैं तो बड़ा एक लाखों की संख्या में लोग दिल्ली से आना जाना और ये उनके लिए आसान हो जाएगा। एक बात और भी ध्यान में आती है कि जैसे हमने राजीव चौक से सोना ये सड़क बनाई है, अब ये निश्चित रूप से दिल्ली मुंबई जो एक मार्ग बन रहा है एक्सप्रेसवे, उसके साथ जुड़ता है। जब ये उसके साथ जुड़ जाएगा निश्चित रूप से गुरुग्राम या हमारा दिल्ली का कुछ पोर्शन पश्चिमी दिल्ली, इनका सबका ट्रैफिक इधर से जाएगा। तो आज जो सड़क हम जिसका उद्घाटन किया है, मुझे क्यों एहसास हो रहा है मालूम नहीं कि उसके बाद इसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। आज तो अभी 20,000 PCOs अर्थात 20,000 वाहन सिर्फ ये यानी यहां से निकलते हैं जिसकी गिनती की गई है। हो सकता आने वाले समय में ये 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। जब इससे ज्यादा होंगे तो ये सड़क हमें फिर कंजेस्टेड सड़क, एक प्रकार से ट्रैफिक जाम इसमें मिले, तो इसके लिए भी एक रास्ता जो हमको इंजीनियर लोग बताते हैं कि जैसे आपने पुणे और चेन्नई में एक मल्टी लेयर, नीचे सड़क, उसके ऊपर सड़क, फिर सड़क, फिर सड़क, 4-4 लेयर की सड़कें आपने बनाई है। क्यों नहीं आपसे हम निवेदन करें कि इस प्रकार की कंजेस्टेड सड़कें जहां जहां पीसीयूज बढ़ते चले जाएं उसकी गिनती करते जाएं, आगे आने वाले 2 साल का अनुमान लगा करके, और हमारे यहाँ भी अगर इन सड़कों पर 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर की सड़कें भी आप बना देंगे तो हरियाणा सरकार की ओर से जो सहयोग अपेक्षित है वो हम करेंगे। बिजली हम देंगे, सामान में भी जमीन के नाते से हमने पहले भी जमीन दे रखी है, अब वो 2 लेयर 3 लेयर के लिए जमीन तो पहले जा चुकी है, जमीन तो लगनी नहीं है, बाकी सीमेंट सरिया और जो बाकी सामग्री है वो आप लगा ही देंगे। इसलिए ये एक मांग भी मैं करता हूं कि हमारी सब सड़कों पर और प्रति घंटा वाहनों की संख्या इसके कुछ मीटर लगा दें। जैसे जैसे उसकी गति बढ़ रही है वैसे वैसे 2-3 साल पहले ही उसकी अगर हम योजना बना लेंगे तो एक प्रकार का हम भी देश के और दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में हैंगिंग बस चलवाने की भी मांग रखी और कहा कि इससे दिल्ली आवागमन आसान हो जाएगा। हरियाणा में इस विकास के साथ ही देश विदेश से निवेशक भी आकर्षित होंगे और प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।